हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोग टेंशन पढ़ रहे थे। ठीक है, टेंशन हमने बताया था कि कैसे आता है, कैसे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, जिसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स इमर्ज होता है। और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे टेंशन के फॉर्म में दिखता है हम लोग को स्ट्रिंग में। ठीक है, आज कुछ सवाल करते हैं टेंशन के ऊपर। ठीक है, टेंशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं और फेमस भी है वो सब। सपोज करो आपको एक ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यूजुअली पुली वाला क्वेश्चन सब है। ये आपको दिया हुआ है सीलिंग। आप सपोज के पुली पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। इस पे स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है। सपोज करो ये सपोज दिस इज 5 kg। ठीक है, ये स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर ऐसे जा रहा है और यहाँ पे एक मास है, सपोज को 10 kg का, 10 kg का। ठीक, सो द पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। And a string is light. Right. Find the acceleration of the bodies of masses 5 kg and 2 kg when system is released. When system is released, ये क्वेश्चन है। When system is released, तो ये फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस का क्या मीनिंग है। लाइट फ्रिक्शनलेस पुली बोलते हैं। स्ट्रिंग इज लाइट, स्ट्रिंग इज लाइट का मतलब स्ट्रिंग के अंदर मास ऑफ स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबली स्मॉल। मास ऑफ स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबली स्मॉल। स्ट्रिंग इज लाइट का मतलब है कि जो मास है स्ट्रिंग का, मासलेस नहीं बोलो, मासलेस तो कुछ होता ही नहीं है ना। मासलेस कहाँ होगा, कोई भी जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो मासलेस नहीं हो सकता है, उसके अंदर इनर्शिया तो रहेगा हमेशा। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैटर हो, ऑब्जेक्ट जिसके अंदर, पार्टिकल जिसके अंदर मैटर हो। कोई भी मटेरियल पार्टिकल, आप कहेंगे मटेरियल पार्टिकल क्या बोल रहे हो, इज देयर ए नॉन मटेरियल पार्टिकल? क्या कोई नॉन मटेरियल पार्टिकल भी है? मतलब मटेरियल पार्टिकल का मतलब पार्टिकल जिसके अंदर मटेरियल हो, पार्टिकल जिसके अंदर मैटर हो, उसको मटेरियल पार्टिकल बोलते हैं। देयर इज ए नॉन मटेरियल पार्टिकल ऑल्सो, फोटोन। फोटोन एक नॉन मटेरियल पार्टिकल है। फोटोन जो है ना, फोटोन जो है आप पढ़ेंगे आगे चल के, फोटोन एक नॉन मटेरियल पार्टिकल है। वो पार्टिकल है लेकिन उसके अंदर मैटर नहीं है, इसलिए हम मटेरियल पार्टिकल बोल रहे हैं। तो हर मटेरियल पार्टिकल के अंदर मास है, इवन नॉन मटेरियल पार्टिकल के अंदर भी मास होता है। ठीक है, सो फोटोन के अंदर भी मास है। ठीक है, फोटोन ऑल्सो कैरीज अ मास। बट ये देखो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, अभी बहुत बच्चा लोग हो तुम लोग, तो अभी समझोगे नहीं। ठीक है, बच्चे को दिमाग में आ गया तो हम बोल दिए, है ना। तो एनीवे फॉरगेट दैट, जो हम 1 मिनट के अंदर बोले फॉरगेट, है ना। तो हम कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग को मासलेस, कई बार लिखते हैं लोग मासलेस स्ट्रिंग। अरे मासलेस नहीं है भैया, मासलेस नहीं हो सकता। स्ट्रिंग मासलेस कैसे होगा? ठीक है, मास तो होगा कुछ ना, नेग्लिजिबली स्मॉल मास का हो, तुम आप इसको नेग्लिजिबली स्मॉल मास कहो। स्ट्रिंग मासलेस पुली, अरे मासलेस पुली नहीं हो सकता है। मासलेस तो एक एब्सोल्यूट वर्ड है। मासलेस जो है ना एक एब्सोल्यूट वर्ड है। नो मास, यस और नो एब्सोल्यूट है, देयर इज समथिंग इन बिटवीन। तो नेग्लिजिबली स्मॉल मास कह दो, वो डिग्रीज में है। ठीक है, मतलब लेस, कम होना, कम ज्यादा, ये सब डिग्रीज में होता है, ये सब सही वर्ड है। और नहीं होना तो एक एब्सोल्यूट हो गया ना, मतलब दे कैन नॉट बी टू वेज इन विच द थिंग्स कैन बी मासलेस, राइट। तो आप नेग्लिजिबली स्मॉल मास कहो। स्ट्रिंग इज लाइट मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल मास, उसके अंदर मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। ठीक, अच्छा पुली इज लाइट, पुली के अंदर भी नेग्लिजिबली स्मॉल मास है, पुली के अंदर भी नेग्लिजिबली स्मॉल मास है। और दूसरा फ्रिक्शनलेस, पुली फ्रिक्शनलेस है। पुली इज फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखना चाहिए था हम। There is no friction between string and the pulley.
पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब ये लोग ये अजम्पशन लेके चलेंगे, रोटेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन भी होगा। अच्छा, इसका रोल है, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन between string and the pulley. There is no friction between string and the pulley. इसका इंपॉर्टेंस है। देखो क्या होगा, हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज ऑफ मास 5 kg एंड 2 kg है, नहीं 5 kg एंड 10 kg है, 2 kg नहीं है। When system is released, अभी सिस्टम को होल्ड कर रखें, जब बिल्कुल छोड़ देंगे फ्रीली तो क्या एक्सेलरेशन होगा। ऑफ कोर्स देखो, क्योंकि इधर 10 kg इधर 5 kg है, ये मास के अंदर टेंडेंसी होगा टू मूव डाउनवर्ड, एंड ऑफ कोर्स अगर 10 kg डाउनवर्ड जाएगा तो 5 kg अपवर्ड जाएगा, और जितना ये डाउनवर्ड जाएगा उतना ही अपवर्ड जाएगा। जितना ये 10 kg नीचे जाएगा, मान लो x डिस्टेंस नीचे जा रहा तो 5 kg x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे लेंगे तो उतना ही एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा, उतना ही एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा। अच्छा, जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के अंदर टेंडेंसी है टू स्लाइड ओवर द पुली, स्लिप, पुली के ऊपर स्लिप करेगा टेंडेंसी है, और टेंडेंसी ऑफ कोर्स अपोज नहीं हो रहा क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लिप करेगा। अगर लाइट फ्रिक्शनलेस पुली लेंगे और स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, जैसे ये स्लिप, स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लिप करेगा, स्ट्रिंग इज गोइंग टू स्लिप ओवर द पुली। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, द स्ट्रिंग इज गोइंग टू will slip over the pulley. String is going to slip over the pulley since there is no friction between string and the pulley. So string is going to slip. String जो है पुली के ऊपर स्लिप करेगा, तो उस केस में जो टेंशन यहाँ रहेगा वही टेंशन यहाँ रहेगा, बिकॉज पुली जो है कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल टू द स्ट्रिंग, तो जो टेंशन यहाँ लेंगे वही टेंशन आप यहाँ ले लेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग आगे रोटेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि देयर यू विल हैव फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली, और फिर हम लोग जब फ्रिक्शन आ जाएगा स्ट्रिंग और पुली के बीच में तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा टेंशन पे, हम लोग देखेंगे। वहाँ देखेंगे हम लोग कैसे अगर पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है तो टेंशन गोज डिफरेंट इन बोथ द ब्रांचेस ऑफ द स्ट्रिंग। जब पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा तो जो टेंशन होगा दोनों स्ट्रिंग के ब्रांच में वो अलग अलग हो जाएगा। ये हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है, अभी इसमें दिमाग मत लगाइए, ठीक है। तो हम लोग लगा लो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द बॉडीज, दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। देखिए फाइव kg, 10 kg, ठीक है। They are interacting with the earth, so you have 5g and you have 10g. दोनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो 5g आ जाएगा, यहाँ 10g आ जाएगा, ठीक। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, 5 kg स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, 10 kg भी स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सपोज T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सपोज T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो उस केस में टेंशन फोर्स लगाएंगे। मैं आपको बताया हूं कि टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, टेंशन फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स होगा, ठीक। एक्सेलरेशन हमने अज्यूम किया है कि ए है, तो ए अगर उसका डाउनवर्ड इसका अपवर्ड हो जाएगा। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये फ्री बॉडी इज द फ्री बॉडी डायग्राम। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लो, यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड है, so mass into acceleration upward direction will be equal to net force in upward direction। तो net force upward direction में क्या हो जाएगा, net force upward direction हो जाएगा t minus 5g, यहाँ लिख देते हैं, चलो चाहे इधर ही लिखो, you have t minus the net force in upward direction is equal to mass into acceleration in upward direction, ठीक है। यहाँ पे acceleration downward है
सो मास इंटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, you have 10g minus t, this is net force in downward direction and this is equal to mass into acceleration in downward direction। ठीक, आ गया। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10g माइनस 5g इक्वल्स टू 15 है, दोनों इक्वेशन ऐड कर दोगे, टी कट जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/3। टेंशन भी निकाल लोगे आप, टेंशन भी निकाल लोगे, यहाँ ए का वैल्यू पुट कर दोगे टेंशन आ जाएगा, ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो टेंशन भी आ जाएगा अगर टेंशन पूछता है तो। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फेमस है। ठीक है, इसको एटवुड मशीन भी बोलता है लोग, एटवुड मशीन, पता नहीं एटवुड क्यों बोलता है, नहीं पता, समटाइम पीपल का एटवुड मशीन। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं हम लोग। सपोज करो कि इसमें आपको 3 kg और हैंग कर दिया और अब एक्सेलरेशन पूछे, कैसे करोगे, वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे। अब इसका भी एक्सेलरेशन अपवर्ड ही हो जाएगा। ठीक है, बट एक बॉडी और जुड़ गया आपका ना, एक बॉडी और जुड़ गया, 10 kg का तो फ्री बॉडी डायग्राम यही रहेगा। ठीक है, लेकिन 5 kg वाला मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये अलग स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जब अलग होगा, स्ट्रिंग जब सेम होगा, अब पुली लाइट फिक्स अनलेस है तो उस केस में तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम लेना है आपको, लेकिन ये स्ट्रिंग चूंकि अलग है तो इसका टेंशन अलग लेना है। अगर स्ट्रिंग अलग अलग होगा तो टेंशन भी अलग अलग लेना है। तो यहाँ पे टी लिए, सपोज करो इसका टी डैश टेंशन है, सपोज करो यहाँ पे टेंशन टी डैश है। ठीक है, तो 10 kg तो अर्थ और पहले वाला स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दिया है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में चेंज आएगा। 5 kg जो है अब दो स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ से जो इंटरेक्शन है वो तो 5G के फॉर्म में दिखा दिया। अब एक स्ट्रिंग ऊपर है, एक स्ट्रिंग नीचे भी है, तो ऊपर वाला स्ट्रिंग का तो इंटरेक्शन यहाँ दिख गया। अब एक स्ट्रिंग नीचे है, तो मैंने आपको बताया है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उसी डायरेक्शन में टेंशन लगाना है। तो यहाँ पे एक और फोर्स लग जाएगा, टी डैश। टी डैश क्या है, टी डैश इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 5 kg मास एंड द सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, और टेंशन हमेशा डाउनवर्ड, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। तो एक स्ट्रिंग ऊपर है तो ऊपर एक फोर्स लगा दिया, टेंशन फोर्स, एक स्ट्रिंग नीचे है तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ठीक, 3 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा हम लोग को। 3 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है तो 3G लिखा दिया, और एक ऊपर वाले स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, ऊपर जो स्ट्रिंग है सेकंड स्ट्रिंग उससे इंटरेक्ट कर रहा है, और टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। तो 3 kg के लिए स्ट्रिंग ऊपर है, 5 kg के लिए वो स्ट्रिंग नीचे था, तो टी डैश नीचे लगाया, यहाँ टी डैश ऊपर लगेगा। ठीक है, अब चेंज कर लो ये सब, ये तो यही रह जाएगा, इसका एक्सेलरेशन भी जो है ऊपर ही रहेगा। व्हाट, एक तो यहाँ चेंज कर लो, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टी माइनस टी डैश माइनस 5G इक्वल्स टू 5 है, और यहाँ पे नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन टी डैश माइनस 3G इक्वल्स टू 3 है। ठीक, सही है, तीनों जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, 10G माइनस 3G माइनस 5G 2G, और इधर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ दोगे इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा जी, टी और टी डैश तो कट जाएगा, सो 10G माइनस 5G माइनस 3G 2G इक्वल्स टू 10 5 15 और 3 18 है, सो दैट विल गिव यू A इक्वल्स टू G/9। G/9 यहाँ पुट कर लोगे, टी डैश निकल जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे G/9 पुट करोगे, टी निकल जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन। दो क्वेश्चन AC वर्मा का बुक से लेके आया है, AC वर्मा का सोल्यूशन हम लोग अलग से भी करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे AC वर्मा का, पीछे भी मैंने काइनेमेटिक्स वाला भी किया ही था सारा। ठीक है, वो सब देख लेना, जो अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब पीछे का भी देखिए, छोड़ छोड़ के मत पढ़िए। लेकिन दो क्वेश्चन अभी था टेंशन समझाने के लिए, टेंशन में और भी कुछ चीज़ें हैं जो समझाना है मुझे, तो उसके लिए वहाँ से दो क्वेश्चन उठा के लाया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, देखो क्या है।
monkey B shown in figure is holding on to the tail of monkey A, which is climbing up a rope. Monkey B is holding on to the tail of monkey A. Monkey B जो है वो monkey A का tail को hold कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ नहीं रहा है, टेल के ऊपर, टेल को सिर्फ होल्ड कर दिया है। होल्ड कर गया है मतलब मंकी ए ऊपर जाएगा तो मंकी बी भी साथ साथ ऊपर जाएगा। वो मंकी ए के टेल के ऊपर क्लाइंबिंग नहीं कर रहा, दोनों केस डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। वो बस उसको पकड़ के रखे हुए ताकि गिरे नहीं। सो मंकी बी शोन इन फिगर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम SC Manama बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज पार्ट 1। Monkey B shown in figure is holding on to the tail of monkey A, which is climbing up a rope. The masses of monkey A and B are 5 kg and 2 kg. इसका मास जो है 5 kg है और इसका मास 2 kg है, छोटा बंदर है, ठीक है। 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, ए का टेल में 30 न्यूटन ही टेंशन वो टॉलरेट कर सकता है, 30 न्यूटन या 30 न्यूटन से कम, उससे ऊपर होगा तो उसका टेल उखड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी मंकी बी विथ इट? व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी मंकी बी विथ इट? अच्छा, ठीक है, मतलब मंकी ए कितना फोर्स लगाएगा सो दैट इट कैरी मंकी बी विथ इट एंड कीपिंग इट्स टेल ऑल्सो सेफ, मतलब अपना टेल भी, पूंछ को भी सेफ रखना है, वो उखड़े नहीं, ठीक है। तो कितना फोर्स लगा सकता है, कितना फोर्स मंकी ए लगाएगा ताकि उसका मंकी बी भी साथ साथ चले और उसका पूंछ भी जो है उस पर कोई आँच नहीं आए, ठीक है। तो ये रेंज में आएगा फोर्स, मतलब सिंगल नहीं वैल्यू आएगा, मतलब एक रेंज ऑफ फोर्स आएगा। फोर्स इतने रेंज में अगर लगाएगा तो मंकी बी को साथ साथ रख पाएगा, ठीक है। ठीक है, करते हैं इसको। रोप क्लाइंबिंग का थोड़ा सा आपको मैकेनिक्स पता होना चाहिए। जैसे ये रोप क्लाइंबिंग वाला केस है ना, तो थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताते हैं कि रोप क्लाइंबिंग में क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लाइंब अप ए रोप। उसका पूरा मैकेनिक्स थोड़ा देखते हैं। मैकेनिक्स ऑफ रोप क्लाइंबिंग थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये सवाल अच्छे से कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली, क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। बट यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग को, एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, छोटा सा है, मैकेनिक्स ऑफ रोप क्लाइंबिंग। मैकेनिक्स ऑफ रोप क्लाइंबिंग, लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिक्स ऑफ रोप क्लाइंबिंग। रस्सी चढ़ते हैं, रस्सी आपने चढ़ा है? हैव यू क्लाइंब्ड अप ए रोप? रोप क्लाइंबिंग किया है आप लोगों ने? माउंटेनियरिंग किया होगा, माउंटेनियरिंग एक्टिविटी करवाते हैं, कई क्लब है माउंटेनियरिंग क्लब, वो सब माउंटेनियरिंग करवाते हैं। माउंटेनियरिंग में रोप क्लाइंबिंग सिखाया जाता है, या जिम वगैरह में भी रस्सी पे चढ़ने का ट्रेनिंग दिया जाता है। पर सिंपल है, चलो नहीं भी किया है तो मन करिए, थॉट एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। फिजिक्स के लोगों के लिए तो एक बड़ा अच्छा टूल है, दे डू थॉट एक्सपेरिमेंट, है ना। आइंस्टाइन यूज्ड टू डू थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड थॉट एक्सपेरिमेंट, मन में एक्सपेरिमेंट करना, मन में आंख बंद कर लिया, इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोग रोप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, तो लेट्स कैरी आउट द थॉट एक्सपेरिमेंट ओवर हियर। सपोज आपके सामने रोप है, सपोज करो कि आप यहाँ खड़े हैं इस फ्लोर पे और ऊपर से एक रोप लटक रहा है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे आप हो, यू आर हियर, ये आदमी है, मैन, and is climbing the rope. You have a man of mass say M, and he is climbing on a rope. रोप क्लाइंबिंग कर रहा है, रोप क्लाइंबिंग कर रहा है। रोप क्लाइंबिंग कैसे करते हो? हाउ डू यू डू रोप क्लाइंबिंग? आप रोप को नीचे की तरफ पुल करते हैं, यू पुल द रोप डाउनवर्ड, यू पुल द रोप डाउनवर्ड, एंड एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, रोप पुल्स यू अपवर्ड। आप रोप को नीचे खींचते हैं और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार रोप आपको ऊपर खींचता है। रोप पुल्स यू अपवर्ड, यू पुल द रोप डाउनवर्ड एंड रोप पुल्स यू इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो अच्छा, एक चीज और, जितना फोर्स से आप रोप को पुल करेंगे
जितना फोर्स से आप रोप को पुल करेंगे, ठीक है, वही रोप के अंदर टेंशन हो जाएगा। अगर मान लो 100 न्यूटन फोर्स से पुल करोगे तो टेंशन इन द रोप विल बी 100 न्यूटन। जिस फोर्स से आप रोप को पुल करोगे वही रोप के अंदर टेंशन आ जाएगा, वही रोप के अंदर टेंशन होगा। अगर कोई आदमी रोप को 100 न्यूटन से पुल कर रहा है डाउनवर्ड, तो रोप के अंदर कितना टेंशन डेवलप होगा? 100 न्यूटन। ठीक है, तो अगर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग, इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम द मैन, ठीक है, तो मैन किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है बताओ? मैन किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? इस इंटरेक्टिंग विद द अर्थ mg, और अभी मान लो रोप को पुल कर रहा है लेकिन अभी भी उसका पैर मान लो जमीन पे ही है, सपोज करो रोप को पुल कर रहा है लेकिन अभी भी उसका पैर जो है जमीन पे ही है, जमीन के कांटेक्ट में है, सरफेस के कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि सरफेस जो है उसको नीचे के डायरेक्शन में मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है। ठीक है, और दूसरा मान लो मैन जो है 100 न्यूटन से रोप को पुल कर रहा है, तो वो 100 न्यूटन रोप के अंदर टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज को मैन जो टी फोर्स से पुल कर रहा है तो वही टी फोर्स रोप के अंदर का टेंशन हो जाएगा। तो सपोज को रोप के अंदर टेंशन टी है, यानी मैन ने उसको टी अमाउंट ऑफ फोर्स से पुल किया है नीचे। अगर रोप के अंदर टेंशन टी है तो इसका मतलब है कि मैन ने उसको टी फोर्स से पुल किया है डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसलिए रोप के अंदर टेंशन टी हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, यू आर पुलिंग द रोप डाउनवर्ड, रोप विल पुल यू अपवर्ड with the force equal to tension T. You are pulling the rope downward, so rope is going to pull you upward as per Newton's third law. As per Newton's third law, rope आपको upward pull करेगा, rope आपको upward pull करेगा। अगर suppose को अभी भी आप ground पे हैं, if you are on the ground, so you are in equilibrium in a way, ठीक है, so n plus t minus mg is going to be 0, और normal reaction is going to be mg माइनस टी। ये थोड़ा सा समझिए, नॉर्मल रिएक्शन जो था है वो mg माइनस टी हो गया। अगर आप रोप को छोड़ दें तो व्हाट विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन? mg। अगर रोप को छोड़ देंगे देयर इज नो टेंशन, आप रोप को पुल नहीं कर रहे हैं सपोज करो, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, आपके वेट के बराबर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे एक वेइंग मशीन रखते हैं, ये दिखाएगा वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन पे कितना, वेइंग मशीन पे जो है, वेइंग मशीन मैन पे एन फोर्स लगा रहा है, तो वेइंग मशीन पे फोर्स क्या लगेगा? एन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करेगा ना, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा मैन और फ्लोर के बीच का। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लो मैन जो है रोप को हाथ नहीं लगा रहा है, उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg है, बस जैसे ही आदमी रोप को पुल करता है उसका नॉर्मल रिएक्शन घटता जाता है। जैसे ही मनुष्य जो है रोप को पुल करता है डाउनवर्ड, उसका नॉर्मल रिएक्शन जितना फोर्स से पुल करता है उतना नॉर्मल रिएक्शन घट जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जितना फोर्स से वो रोप को पुल कर रहा है उतना ही अमाउंट नॉर्मल रिएक्शन घट जा रहा है। अगर रोप को और हार्ड पुल करते जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फॉल करता जाएगा। जितना हार्ड वो रोप को पुल करता जाएगा, इफ यू कीप ऑन पुलिंग द रोप हार्डर एंड हार्डर, नॉर्मल रिएक्शन विल कीप ऑन फॉलिंग एंड फॉलिंग। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियर समझ में आएगा कितना अमाउंट से, कितना फोर्स से वो रोप को पुल करेगा ताकि वो जमीन को छोड़ देगा। जमीन के बीच में जो सरफेस और जो उसका फीट है उसके बीच में क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दैट इज गिवन बाय एन। एन क्या कैरेक्टराइज करता है? नॉर्मल रिएक्शन कैरेक्टराइजेस कि आपका और जमीन के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। तो जैसे ही आप रोप को पुल करना चालू कर देते हैं वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घटता जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फॉल करता जाएगा। आप वेइंग मशीन में देख भी सकते हो, वेइंग मशीन में आप देख भी सकते हो, आप चेक किए होंगे ना कभी, जैसे डॉक्टर के पास जाता है बच्चा लोग, तो डॉक्टर बोलता है चलो वेट पहले मेजर करो। अब वेट मेजर करते समय आपको एडवाइस दिया जाता है कि कुछ चीज़ होल्ड मत करिए, कोई चीज़ होल्ड मत कीजिए, ताकि नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन मेजर कर रहा है वो आपके वेट के बराबर हो और आपका सही वेट मशीन में दिखे। ठीक है, जैसी कोई चीज़ होल्ड कर लेंगे तो वेट में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जैसे ही रोप को पुल करते हैं, जैसे ही रोप को पुल करेंगे आपका नॉर्मल रिएक्शन घट जाएगा, और ज़्यादा पुल करोगे और ज़्यादा घटता जाएगा। अब यहाँ से चेक कर सकते हो कि कितना हार्ड पुल करेंगे ताकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब क्या है? मैन इज अबाउट टू लीव द ग्राउंड and will start climbing, right? Start climbing with at least zero velocity or constant velocity. तो आप चेक कर सकते हैं कि what should be the
what should be the force which man should apply in order to climb the rope? Man will climb the rope, that means man is going to leave the ground. Man जो है ग्राउंड को छोड़ देगा. ग्राउंड को छोड़ने का मतलब है कि टेंशन नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना, यानी द टेंशन इन दैट केस शुड बी इक्वल टू mg. मीन्स अगर आप अपने वेट के बराबर फोर्स से रोप को पुल करेंगे, देन यू विल स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द रोप. आप अपने वजन के बराबर फोर्स से रोप को पुल करेंगे, आपका जो वजन है, वेट है, mg जो वेट है, उसके बराबर फोर्स से पुल करेंगे, तो यू विल स्टार्ट और यू विल जस्ट क्लाइंब ऑन द रोप. जस्ट क्लाइंबिंग का मतलब होता है क्लाइंबिंग विद जीरो वेलोसिटी और क्लाइंबिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट, विदाउट एक्सेलरेटिंग. So if you want to just climb on the rope, the minimum force you should apply is equal to your weight. और अगर अपने वेट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो you will be accelerating on the rope. अगर आप अपने वजन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे then you will be accelerating on the rope. समझा? You will be climbing the rope with acceleration. तो आप अगर जस्ट क्लाइंबिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम फोर्स जो आपको लगाना चाहिए अपने वेट के बराबर लगाना चाहिए, ठीक है. और अगर आप अपने वेट से भी अधिक फोर्स लगाते हैं तो आप रोप के ऊपर एक्सेलरेट करेंगे. आप देखे होंगे माउंटेनियरिंग वगैरह में, मतलब इट इज एडवाइज टू बी लाइट वेट. बहुत ज़्यादा वेटी पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा मोटा आदमी होगा तो वो रोप क्लाइंबिंग बड़ा मुश्किल फेस करेगा, कर भी नहीं पाएगा. तो रोप क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग में यूजुअली आप देखेंगे बड़ा फिट बंदे होते हैं, मतलब वो ज़्यादा फोर्स लगा पाते हैं, थोड़ा फिट होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं. वो देखो नेपाल में उस प्रजाति पाया जाता है लेप्चा, भूटिया, शेरपा, गोरखा, ये सब बहुत ही कम हाइट का होता है और बहुत फिट स्ट्रांग बॉडी पोजेज करता है, फिट होता है, लाइट वेट होता है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है, बंदर की तरह चढ़ जाएगा, ठीक है. माउंट एवरेस्ट पे देखो, पहला माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ा था? तेंजिंग नार्गे व नेपालीज, ठीक है, मतलब शेरपा, भूटिया ऐसे में से कोई होगा. और उसके साथ एडवर्ड हिलेरी, तो एडवर्ड हिलेरी साथ में चलो अमेरिकन था, तो लेकिन नेपाली लोग बहुत तेज चढ़ता है, मतलब वो रोप क्लाइंबिंग में, दे आर लाइट वेट, स्ट्रांग एंड फिट, ठीक है. तो ये रिक्वायर्ड होता है रोप क्लाइंबिंग के लिए. ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा है रोप क्लाइंबिंग कैसे करना है? रोप क्लाइंबिंग, in order to do rope climbing you must pull the rope with force. minimum force you should apply on the rope should be equal to your weight. मिनिमम फोर्स जो आपको अप्लाई करना है वो आपके वजन के बराबर होना चाहिए, आपके वजन के बराबर होना चाहिए. ओके, ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है. ए मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए. A monkey B shown in figure is holding on to the tail of monkey A, which is climbing up a rope. ठीक, okay. Find the mass of monkey A and B. अच्छा नहीं, sorry. The mass of monkey A and B is 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton, मतलब maximum tension A can tolerate is 30 Newton. 30 से कम चलेगा, 30 से ऊपर में उसका पूंछ जो है उखड़ जाएगा. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force would it apply on the rope in order to carry monkey B with it? देखो, देखिए दोनों मंकी का जो है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. दोनों मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. सपोज को ये मंकी ए है और ये मंकी बी है, ठीक है. ये मंकी ए है और मंकी बी है. Suppose go T is the force which monkey A is applying on the rope. Suppose go T is the force which monkey A is applying on the rope, right? So that will become tension in the string. जितना force monkey A लगाएगा rope के ऊपर, वही string के अंदर tension हो जाएगा. और suppose go T dash is the tension in the tail. T dash का जो maxima होगा वो 30 न्यूटन होगा. T dash का जो maxima होगा 30 न्यूटन होगा. Suppose T dash is the tension in the tail, right? अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए. पहले बी का करते हैं. बी किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? औत के साथ 2G. और लेट अस रिगार्ड टेल ऑफ मंकी ए एज अ रोप. मंकी ए का जो टेल है, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, और उसका इंफॉर्मेशन निकालना भी है कि कितना, मतलब व्हाट शुड बी टी, द वैल्यू ऑफ टी, सो दैट टी डैश डज नॉट क्रॉसेस 30 न्यूटन, ठीक है. तो इसको हम लोग सपोज करो कि ये स्ट्रिंग की तरह मान लें, इसको रोप की तरह मान लेते हैं. स्ट्रिंग जो मंकी ए का टेल है उसको रोप की तरह अज्यूम कर लेते हैं. तो बी जो है मंकी ए के टेल से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है.
आपको मैंने बताया था टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के टुवर्ड्स होना चाहिए। तो मंकी ए का टेल बी के ऊपर है ना, तो आप टेंशन उस पर ऊपर लगाएंगे टी डैश। मतलब मंकी बी दो चीजों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ के साथ तो सब लोग इंटरेक्ट कर रहा है, मंकी बी भी कर रहा है, मंकी ए भी कर रहा है, ठीक है। मंकी बी फिर मंकी ए के टेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, टेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वो इंटरेक्शन जो है टी डैश के फॉर्म में यहां दिखा दिया हमने, वो इंटरेक्शन टी डैश के फॉर्म में यहां दिखा दिया, ठीक है। मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम तो यही हो गया। अब मंकी ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। मंकी ए किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो स्ट्रिंग अर्थ के साथ कर रहा है तो 5G लगा दिया, एक स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, सपोज टेंशन स्ट्रिंग इज टी, और एक अपने टेल के साथ कर रहा है, टेल को हमने एक अलग से स्ट्रिंग टाइप का मान लिया है, तो ये टी डैश हो जाएगा क्योंकि टेल तो नीचे है ना। इसको स्ट्रिंग की तरह अज्यूम कर रहा है, टेल ऑफ मंकी ए आई एम रिगार्डिंग इट एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि what force would it apply on the rope in order to carry monkey B with it? monkey B with it. अब monkey A देखो just climbing भी कर सकता है, monkey A जो है just climbing भी कर सकता है, मतलब climbing with zero velocity और climbing with constant velocity without accelerating, या monkey A चाहे तो उस पर accelerate भी कर सकता है, ठीक है। तो सपोज करो monkey A जो है रोप के ऊपर A एक्सेलरेशन से क्लाइम कर रहा है, उसमें वो भी केस इंक्लूड हो जाएगा, जस्ट क्लाइंबिंग वाला केस वेयर ए इज 0, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम दैट मंकी ए इज एक्सेलरेटिंग ऑन द रोप, इज मूविंग ऑन द रोप विद एक्सेलरेशन ए। सपोज मंकी बी ए इज क्लाइंबिंग ऑन द रोप विद एक्सेलरेशन ए, सपोज ए इज एक्सेलरेशन, और बी चूंकि ए का टेल को जस्ट होल्ड किए हुए है, तो बी भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि बी जो है मंकी ए के टेल को होल्ड किए हुए है, उसको कुछ कर नहीं रहा, उसको होल्ड किए हुए है, बी भी जो है उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है आपको? ओके फाइन। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन। इक्वेशन लिखते हैं। मंकी बी का इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखो, पहले मंकी ए का लिख लो। एक्सेलरेशन अपवर्ड है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, टी माइनस 5G माइनस टी माइनस 5G माइनस टी डैश इक्वल्स टू 5 है। सेकेंड वाले का लिख लो, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज टी डैश माइनस 2G इक्वल्स टू 2 है, ठीक, समझ में आ रहा है? अब एक चीज समझो, यहां देखो, यहां से क्या आ रहा है, टी डैश इज 2G प्लस 2A, दैट मीन्स 2G प्लस A। यहां से हम लोग एक चीज समझ में आ रहा है कि जितना मंकी ज्यादा एक्सेलरेशन से क्लाइम करेगा मंकी ए, उतना ही ज्यादा टेंशन उसके टेल में डेवलप होगा। जितना हायर एक्सेलरेशन से मंकी ए रोप के ऊपर क्लाइम करेगा, उतना ही अधिक टेंशन इसके टेल में डेवलप होगा। समझ में आ रहा है आपको? उतना ही अधिक टेंशन इसके टेल में डेवलप होगा। अब चूंकि उसको अपने टेल को बचाना है, सो ही मस्ट इंश्योर कि वो ऐसे एक्सेलरेशन से क्लाइम करे ताकि टी डैश जो है वो 30 से कम या इनवर्स के बराबर हो, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो टी डैश का जो मैक्सिमा है वो ए का मैक्सिमा सेट कर देगा, मतलब टी डैश का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए का मैक्सिमम वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। मतलब यहां से आपको क्लियर हो गया ना, ये 2G कितना हो जाएगा, 2G इज 20, अगर G को 10 लेते हैं तो हियर यू हैव 2A, इसका मतलब है कि A शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑफ कोर्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आल्सो, ठीक है, सो दैट ही कैन क्लाइम। तो यानी यहां से हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि A मस्ट लाई बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू विच A कैन हैव इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मिनिमम इट इज 0। जीरो वाला केस होगा जस्ट क्लाइंबिंग वाला केस, क्लाइंबिंग विद जीरो एक्सेलरेशन, जस्ट क्लाइंबिंग, यानी ए का वैल्यू 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। अगर 5 से ऊपर लेके जाएंगे तो टी डैश विल गो बियॉन्ड 30 एंड द रिस्क ऑफ लूजिंग द टेल, ठीक है, टेल उसका उखड़ जाएगा, समझ रहे आप? तो ए का जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा,
उससे अधिक नहीं कर सकते। तो मंकी को इतना फोर्स लगाना चाहिए ताकि ए जो है इस रेंज में रहे, इस रेंज में रहे, इसके बियॉन्ड नहीं भागेगा। 0 से कम हो जाए फिर तो नीचे जाने लगेगा, मतलब क्लाइंब नहीं कर पाएगा, ठीक है। और 5 से ऊपर जाएगा तो उसका टेल उखड़ जाएगा। तो उसका ए जो है वो 0 से 5 के बीच में कहीं लाई करना चाहिए, ए 0 से 5 के बीच में लाई करना चाहिए। अब 0 से 5 के बीच में लाई करे, उसके लिए टेंशन क्या होना चाहिए? टेंशन T इज द टेंशन एंड T इज बेसिकली द फोर्स विच मंकी ए इज अप्लाइंग ऑन द रोप। T फोर्स है जो मंकी ए रोप पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां से पहले T देख लो क्या है, T इज, अगर जोड़ोगे ये तो क्या आ जाएगा, T माइनस 7G इज 7 है, यानी T इज 7G प्लस है। यानी यहां से बहुत क्लियर हो गया है तो यार, मतलब मिनिमम T min क्या होगा? T min is when A is 0, 7G 17 न्यूटन, और T max क्या बनेगा? That is 7 प्लस 10 प्लस 5 15, 15 से 75 से 105, 7G प्लस 105 न्यूटन। यानी इसका मतलब यह है कि T मस्ट लाई बिटवीन 70 न्यूटन टू 105 न्यूटन। 70 न्यूटन हो गया केस जस्ट क्लाइंबिंग का, और 105 न्यूटन में मतलब इट विल क्लाइंब विथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और उसके बीच में कुछ होगा तो एक्सेलरेशन विल बी समवेयर बिटवीन 0 and 5. So the force which monkey A should apply on the rope should be lying in this range. Force which monkey A should apply on the rope should lie in this range. मतलब फोर्स जो मंकी ए अप्लाई करेगा वो इस रेंज में लाई करना चाहिए, 70 to 105 न्यूटन। 70 to 105 न्यूटन के रेंज में लाई करेगा तो उसका टेल जो है सेफ रहेगा, उसका जो टेल है, उसका पूंछ जो है वो बरकरार रहेगा, सेफ रहेगा। उसके बियॉन्ड जाएगा तो फिर उसका पूंछ जो है रिस्की हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, ठीक। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हो गया ये क्वेश्चन, ये भी एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये भी एससी वर्मा का क्वेश्चन है। फिगर थोड़ा नीचे आ गया है, इसको छोटा कर दें क्या? और छोटा क्या, दिखेगा नहीं तुमको। चलो ठीक है, इधर कर देते हैं, अब देखिए, ठीक है। देखिए दिख रहा है जी, monkey figure shows a man of mass 60 kg, figure shows a man of mass 60 kg standing on the light weighing machine। ये लाइट वेइंग मशीन है, 60 kg इसका वजन, 60 kg इसका मास है, 60 kg standing on the light weighing machine kept in a box of mass 30 kg। ये बॉक्स का मास 30 kg है, ठीक है। The box is hanging from the pulley fixed to the ceiling through a light rope। Box is hanging from the pulley fixed to the ceiling। ये पुली जो है सीलिंग पे फिक्स है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग आपका है, पूरा स्ट्रिंग ड्रा कर दो। The box is hanging from the pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself। दूसरा किनारा जो है स्ट्रिंग का वो आदमी पकड़ा हुआ, ठीक है, which is held by the man himself। If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? If man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? अच्छा ठीक है। What force would he exert on the rope to get his correct weight? What force would he exert on the rope to get his correct weight? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ये बॉक्स है, सो मैन है, मैन जो है वेइंग मशीन पे खड़ा है, ठीक है। अब इसका जो एक जो रोप का किनारा है वो तो बॉक्स से अटैच्ड है, और दूसरा जो है मैन हाथ में पकड़ा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट्स इफ मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, अगर मैन जो है बॉक्स को रेस्ट पे रखे हुए है, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। तो वेइंग मशीन उसका मैन का क्या वेट शो करेगा?
दूसरा है व्हाट फोर्स वुड एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट इज करेक्ट वेट। करेक्ट वेट इज व्हाट 60 जी। ठीक है, ठीक है, करते हैं इसको, बड़ा ही कर दिया जाए दोबारा। चलो ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है if man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? मैन और बॉक्स का पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। मैन और बॉक्स दोनों का ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, बॉडी को सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं बाय शोइंग ऑल द फोर्सेस, ऑल द इंटरेक्शन इट हैज विद द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, है ना। वेइंग मशीन को चलो हम बॉक्स का ही पार्ट मान लेते हैं, वेइंग मशीन को बॉक्स का ही पार्ट मान लें हम लोग, ठीक है। अब दोनों ही लोग, मैन और बॉक्स, दोनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। उस इंटरेक्शन को हम लोग वेट के टर्म्स में यहां दिखा रहे हैं हम लोग, 60 जी एंड 30 जी। अच्छा ठीक है, और मैन और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, मैन एक तो अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, फिर बॉक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बॉक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो बॉक्स क्या कर रहा है, उसके मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है बाय अप्लाइंग एन नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये एन की कौन लगा रहा है, बॉक्स लगा रहा है। तो मैन भी बॉक्स को छोड़ेगा नहीं, ये भी एन फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अगर इसको एक्शन बोलोगे तो इसको रिएक्शन बोल दोगे। इफ बॉक्स अप्लाई एन फोर्स ऑन द मैन इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू लीव द बॉक्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज गोइंग टू फॉलो। तो मैन विल अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन एन ऑन द बॉक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, और मैन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, रोप के साथ कर रहा है। जिस फोर्स से वो रोप को पुल करेगा वही रोप का टेंशन हो जाएगा। सपोज को टी इज द टेंशन इन द रोप, तो वो टेंशन हमेशा रोप के डायरेक्शन में लगता है, यहाँ टी फोर्स लगा दिया। ठीक, ओके गुड, दैट्स द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। मैन का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। बॉक्स पे आ जाइए, बॉक्स किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो अर्थ के साथ कर रहा है, 30 जी लगा दिया। दूसरा मैन के साथ कर रहा है, तो वो हमने एन लगा दिया। ठीक, और तीसरा रोप के साथ कर रहा है। तो यहाँ तो रोप देखो, यहाँ होल है, होल के थ्रू आ रहा है, बट यहाँ रोप अटैच्ड है, ये टेंशन टी यहाँ लगा दीजिए। जिस डायरेक्शन में रोप है उस डायरेक्शन में टेंशन टी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी आपको। ठीक, ऑलराइट। अब पहला कैसा ही, मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट। व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। मशीन क्या वेट शो कर, मशीन क्या शो करेगा, मशीन एन शो करेगा। यही एन फोर्स वेइंग मशीन पे लग रहा है ना। वेइंग मशीन फोर्स मेजरर होता है, जितना फोर्स पे लगेगा वो मेजर करके बता देगा आपको। तो मशीन जो वेइंग मशीन है वो एन फोर्स को मेजर करेगा। तो एन का वैल्यू पूछा है, एन का वैल्यू जो है, मतलब सॉरी ये बोल रहा है कि व्हाट क्या लिखा है, वेट शोन बाय मशीन, तो एन निकालना है बेसिकली। तो पहला केस तो इक्विलिब्रियम का है। इफ मैन इज कीपिंग द बॉक्स एट रेस्ट, वो खुद भी रेस्ट पे रहेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो पहला केस तो सिंपल इक्विलिब्रियम का केस है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दिए हैं। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इज 0 एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज आल्सो 0। सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन विल बी n प्लस टी माइनस 60 जी। चूंकि इक्विलिब्रियम में है 0 कर दिया। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स अपवर्ड डायरेक्शन में ले लो, तो टी माइनस एन माइनस 30 जी इक्वल टू 0। ठीक, समझे। अब इसको अगर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2n माइनस 30 जी इक्वल टू 0 से n इज 15 जी। सो द वेइंग मशीन इज गोइंग टू शो 15 kg। वेइंग मशीन 15 kg वेट शो करेगा। वेइंग मशीन 15 kg वेट शो करेगा। ठीक है, टेंशन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर पूछता है तो। टी का वैल्यू क्या करेगा, कितना फोर्स मैन उस पर लगाएगा, स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर एन इक्वल टू 15 जी रख दो, 30 जी मतलब 45 जी। यानी मैन जो है 450 न्यूटन फोर्स स्ट्रिंग पे लगा रहा है, स्ट्रिंग को 450 न्यूटन से पुल कर रहा है, तो बॉक्स को रेस्ट पे रख पा रहा है। और उस केस में जो वेइंग मशीन उसका वेट शो कर रहा है वो 15 kg शो कर रहा है।
बॉक्स वेइंग मशीन जो है उसका 15 kg वेट शो कर रहा है। ठीक, समझ गए। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट। ऑफ कोर्स अभी उसका वजन क्या शो कर रहा है मशीन, 15 kg, उसका वेट है क्या 60 kg, उसका वजन 60 kg है, लेकिन वेइंग मशीन 15 kg शो कर रहा है। तो आपको 60 kg शो करवाने के लिए उसको थोड़ा अलग फोर्स लगाना पड़ेगा और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इनफैक्ट। ठीक है, तो अभी 450 न्यूटन लगा रहा है, अभी 450 न्यूटन लगा रहा है, तो उसका जो देखो यहाँ पे, यहाँ से एन आ रहा है जी, यहाँ देखो एन क्या है, एन इज टी माइनस 30 जी, राइट। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो कि ही इज अप्लाइंग टी फोर्स सच दैट एन बिकम्स 60 जी। यही पूछा ना आपसे, व्हाट फोर्स शुड यू अप्लाई, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी सो दैट एन बिकम्स 60 जी। एक तरह से यही क्वेश्चन है आपसे, यही पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट यही है, व्हाट फोर्स शुड एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट इज करेक्ट वेट। मतलब एन इक्वल टू 60 जी लाने के लिए क्या टेंशन का वैल्यू होगा, कोई जो फोर्स लगाएगा वही टेंशन हो जाएगा। सो व्हाट फोर्स शुड अप्लाई सो दैट एन बिकम्स 60 जी, दैट इज इन अ वे क्वेश्चन। ठीक है, सपोज करो टी इज अ टेंशन सच दैट एन बिकम्स 60 जी, राइट। इन दैट केस ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू एक्सेलरेट आल्सो, उस केस में ये एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तो 450 न्यूटन पे था ना, अब तो वो फोर्स अलग लगाएगा तो एक्सेलरेट करेगा, और नहीं करेगा तो ए इक्वल टू 0 आ जाएगा अपने आप, उसका टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। ठीक है, सो हम लोग को निकालना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टी सो दैट एन बिकम 60 जी, एन बिकम 60 जी। अब एक्सेलरेशन होगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो यही रहेगा, और बाकी इक्वेशन चेंज कर जाएगा। सपोज ए इज एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन, और ये भी टेंशन नहीं लेना कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। अगर हमने अपवर्ड लिया है और सपोज करो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा आंसर में। ठीक है, तो वो सब का टेंशन नहीं है, फिजिक्स इज वेरी इंटेलिजेंट सब्जेक्ट इन दैट वे। ठीक है, सो इफ ए इज एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टी इज सच ए टेंशन सच दैट एन बिकम 60 जी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, एक्सेलरेशन इन अपवर्ड, सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज n plus t minus 60 g equals to 60 है, और यहां पे t minus n minus 30 g is 30 है। अब यहां पे हम लोग को t का वो वैल्यू निकालना है फॉर विच n बिकम 60 जी। तो n को 60 जी पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा 60 जी पुट करोगे तो ए ये तो कट जाएगा, सो टी बिकम 60 ए, और यहाँ एन को 60 जी पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा टी माइनस 90 जी इज 30 है। तो यहाँ से टी को 60 ए पुट करेंगे तो ए आ जाएगा 3 जी के बराबर, 60 ए माइनस 30 ए इज 90 जी आ जाएगा, तो ए बिकम्स 3 जी, right, and t will be what 180 g। इसका मतलब ये है मैन को 1800 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, and in that case n will become 60 g। Man has to apply force equal to 180 g, man has to apply a force equal to 180 g, and in that case the tension, the weighing machine is going to show his correct weight। ठीक है, मैन को 180 जी फोर्स लगाएगा मैन, और उस केस में देयर विल बी ह्यूज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 3 जी, माइंड ब्लोइंग। तो उस केस में जो वेट शोन बाय द मशीन इज गोइंग टू बी 60 kg, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन लेंगे, इनफैक्ट सूडो फोर्स भी देखेंगे और ज़्यादा, एक तो लेक्चर सूडो फोर्स का हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी ए क्वेश्चन वेयर यू विल हैव द यूज़ ऑफ टेंशन फोर्स। अब आगे जो एग्जांपल लेंगे उसमें टेंशन का हम लोग केस ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग टेंशन पढ़ लिए। तो हम लोगों ने 3 फोर्स अभी तक पढ़ लिया है, वेट, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे
अब इन तीनों फोर्स का यूज करके हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।